नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर 4 लेके आया हूं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 7 का चैप्टर है। कक्षा 7 का ये फोर्थ चैप्टर है, जो कि एसएसटी में चलता है। आप लोगों के रीड के लिए बहुत बहुमूल्य चैप्टर है। इसमें से काफ़ी संख्या में प्रश्न उतरते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। चलो स्टार्ट करते हैं मित्रों। स्टार्ट करने से पहले एक खास बात, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, तथा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जितने भी वीडियो आने वाले समय में मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास मेरे वीडियो डायरेक्ट पहुंचेंगे। तो इसलिए आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलो अपन चालू करते हैं। इतना अपन पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि ये अन्नू और उसके पालतू कुत्ते मोती की कहानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के कोई पर्पस का नहीं है। प्रश्न यहाँ से बनने का चांस ज़्यादा रहता है। देखिए मित्रों, यदि आप गांव में रहते हैं तो वहाँ भूमि का उपयोग अलग अलग तरह का होता है। गांव के अधिकांश भूभाग का उपयोग कृषि, चारागाह और तालाब आदि के रूप में होता है, जबकि नगर या शहर में आवासों, कार्यालय, उद्योग, परिवहन एवं बाग बगीचों आदि में होता है। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग खनन, वन, पशुचारण आदि कार्यों में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जगह भूमि का उपयोग अलग अलग तरह से होता है। भूमि के उपयोग के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न प्रकार से हैं या निम्नलिखित हैं। इनमें से प्रश्न बनते हैं मित्रों। सीधी परिभाषा आती है और पूछा जाता है कि कृषि भूमि किस प्रकार की होती है, परत भूमि किस प्रकार की होती है। तो देखें, वन भूमि परिभाषा देखें आप लोग मित्रों, वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट, निषिद्ध क्षेत्र आदि इसी में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है कृषि भूमि, वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषि भूमि कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट है बंजर भूमि, वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि से नहीं बदला जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं। अर्थात कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं। जैसे मरुस्थल, ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमियां, दलदल आदि, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं मित्रों? ये बंजर भूमि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज के ऊपर। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। नेक्स्ट है चारागाह भूमि, वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है उसे चारागाह भूमि कहते हैं। उद्यान भूमि, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि प्रतिभूमि, तो वर्तमान प्रतिभूमि भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। तो आप लोगों के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 या 2 वर्ष के रूप में प्रश्नों में पूछा जाता है कि प्रतिभूमि किसे कहते हैं। इस प्रकार की भूमि जिसमें 1 या 2 वर्ष के लिए कृषि ना की जाए उसे प्रतिभूमि कहते हैं, जो वर्तमान प्रतिभूमि है। अब पुरानी प्रतिभूमि, यदि किसी भूमि पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती तो उसे पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। क्लियर हो गई मित्रों बात? अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ऊपर वर्णित भूमि उपयोगों को छोड़कर शेष सभी कार्यों में प्रयुक्त भूमि को इस वर्ग में रखा गया है, जैसे मानव अधिवास, परिवहन, नहरें, उद्योग, दुकानें, खनन आदि में प्रयुक्त भूमि। कृषि भूमि का हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 97% लोगों के भोजन का आधार कृषि ही है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कितने विश्व में जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों का भोजन का जो आधार है वह क्या है? कृषि है। 97% याद रखिएगा। कृषि 2 प्रकार से की जाती है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से कृषि करता है तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार की कृषि में परंपरागत कृषि उपकरणों का उपयोग अधिक होता है। भारत व राजस्थान के अधिकांश किसान इसी प्रकार की कृषि करते हैं, अर्थात परंपरागत कृषि करते हैं। किसान द्वारा व्यापार के उद्देश्य से की गई कृषि को व्यापारिक कृषि कहा जाता है। अमेरिका व कनाडा जैसे देशों में किसान इसी प्रकार की कृषि करते हैं। यहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है
जिसमें आधुनिक कृषि उपकरणों की सहायता से भारी मात्रा में उत्पादन कर एक साथ बेच दिया जाता है। अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत आदि देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान भी अधिक है, इसलिए यहाँ चारागाहों का भी विशेष महत्व है। कुछ भूमि का उपयोग प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित जल स्रोतों से भी होता है, जैसे नदी, तालाब, झील, बांध, कुआं आदि। पीने पीने व अन्य दैनिक उपयोगों, सिंचाई आदि के लिए जल भी मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए कुछ भूमि का उपयोग खनन व उद्योगों के लिए भी किया जाता है। पर्यटन स्थलों के रूप में, हमारे मनोरंजन के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीव उद्यानों एवं अभयारण्य में भी कुछ भूमि का उपयोग किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी व सार्वजनिक भूमि में बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी व सार्वजनिक आधार पर बांटा जा सकता है। निजी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जबकि सार्वजनिक भूमि पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बाग बगीचे, खेल का मैदान, चारागाह, वन, जलीय क्षेत्र आदि सार्वजनिक भूमि के उदाहरण हैं, जिस पर समुदाय के सभी लोग समान अधिकार होता है। इसे साझा भू संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, चारागाहों पर पशुपालन तथा वनों से ईंधन की लकड़ी, फल फूल, इमारती लकड़ी आदि उपलब्ध होने से इनकी स्थानीय भूमिहीन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। क्लियर होगी बात मित्रों? बहुत सरल पाठ है, तो रीडिंग करने से ही समझ में आ जाता है। अब यदि अपन यहाँ पर देखें तो शहर की भूमि और गांव की भूमि में अंतर स्पष्ट हमारे को चित्र में नजर आ रहा है। ये तो गांव की भूमि है और ये सिटी की भूमि है। क्लियर हो गई बात? नगर और गांव के भूमि उपयोग में अंतर होता है, बिल्कुल राइट है। शहरों में भूमि का मूल्य गांवों की तुलना में अधिक होता है। नगरों में अधिवासों व जनसंख्या का घनत्व अधिक व गांव में कम होता है। कभी आपको अन्य गांव शहर में जाने का मौका मिले तो वहां के भूमि उपयोग पर ध्यान दें और उन स्थानों के भूमि उपयोग में अंतर को पहचानने का प्रयास करें। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं मित्रों। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं मित्रों, ये पढ़ने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन 100% उतरता है। बस इनमें से प्रश्न को तलाश करने की एक आवश्यकता होती है, और अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, इन पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं और बस थोड़ा सा पढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़कर छोड़ देते हैं कि इतने सरल में से क्या प्रश्न आएगा। लेकिन यदि आप पिछले सालों के प्रश्न उठा के देखें और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से उनकी प्रश्नों की आप तुलना करें तो अधिकांश प्रश्न इन्हीं पुस्तकों में से आपको मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं मित्रों। भूमि उपयोग में परिवर्तन। किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग मुख्यतः वहां किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। समय के साथ मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में बदलाव आने से भूमि उपयोग भी बदल जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, खनिज, जल उपलब्धता और जनसंख्या वृद्धि आदि का भी भूमि उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि प्राचीन समय में पृथ्वी का अधिकांश भाग वनों से ढका हुआ था, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी के 1/3 से भी कम भाग पर वन बचे हैं। बिल्कुल राइट है, ये प्रश्न आने लायक है। 1/3 से भी कम भाग पर वन बचे हैं। मानव क्रियाकलापों और बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भूमि उपयोग में परिवर्तन हुए हैं। शहरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक भूमि उपयोग परिवर्तन देखा जाता है। कृषि भूमि शहर के विकास के साथ धीरे धीरे अधिवास, उद्योग, परिवहन आदि में परिवर्तित होती जा रही है। मरुस्थलीय एवं दलदली भूमि की उपयोगिता में भी परिवर्तन हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से मरुस्थलीय भूमि में व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ है। जो भूमि पहले बेकार पड़ी रहती थी, वर्तमान में
उसी भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग, नहर, परिवहन, खनन, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने आदि में किया जा रहा है। यह भूमि उपयोग परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर। इसी प्रकार विश्व के कुछ भागों में दलदली भूमि को सुखाकर उसे अधिवास एवं अन्य उपयोगों में लिया जा रहा है। कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 11% है। ये प्रश्न निकल के आया कि कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है मित्रों? तो 11% है, याद रखिएगा। इस प्रकार के ही प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उतर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई गई रीट की परीक्षा में उतर के आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आया, इतना टिपिकल प्रश्न कैसे आ गया। बहुत इजी प्रश्न होते हैं जो कि 6ठी, 7वीं और 8वीं किताबों में से उतरते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्या है? तथा वन व चारागाह का प्रतिशत भी घट रहा है, क्रमशः 31 से 20% रह गया है। देखो ये भी प्रश्न आ गया, वन व चारागाह का प्रतिशत भी घट रहा है, क्रमशः 31 व 20% रह गया, अर्थात वन का तो 31% रह गया लगभग और चारागाह का 20% रह गया है लगभग। क्लियर हो गई मित्रों बात? तो इनको याद करने के ये टॉपिक्स हैं जो सीधे सीधे आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न उतरते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों अपन। नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने है, देखो कितना बढ़िया ये चार्ट दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 7 की पुस्तक में। जो भूमि उपयोग परिवर्तन का उदाहरण है, अतः समय व एवं स्थान के अनुसार भूमि उपयोग लगातार बदलता जा रहा है। नीचे दी गई सारणी आपको यह समझाने में मदद करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है देश और यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि उपयोग के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतिहास। यहाँ पे कृषि लिखा हुआ है मित्रों, यहाँ चारागाह या वन व अन्य उपयोग। यदि अपन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो कृषि का जो प्रतिशत है भूमि का वह 6% है, चारागाह का जो प्रतिशत है वह 56% है और वन का जो प्रतिशत है वह 14% है और अन्य कितना है? 24% है। इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न सीधे आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में से उतरते हैं मित्रों, आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट है ब्राजील। ब्राजील का यदि अपन प्रतिशत देखते हैं तो 9% कृषि है, 20% चारागाह है, 66% वन है और 5% अपने अन्य हैं। कनाडा देखते हैं तो कनाडा में 5% कृषि है। यदि अपन डायरेक्ट भारत में पहुंचते हैं, ये भारत का 6ठे नंबर पर भारत दिया हुआ है मित्रों। यदि अपन भारत का देखते हैं तो भारत में 60% पर कृषि की जा रही है, चारागाह जो है वह 4% है, वन जो है 23% है और अन्य में यदि अपन देखते हैं तो 13% है। इस प्रकार से ये सारे के सारे लगभग 10 देश दिए हुए हैं जहां पर अलग अलग प्रतिशत आप लोगों को कृषि का, चारागाह का, वन का और अन्य उपयोग का दिया हुआ है। आप लोगों को इनको कंटेस्ट याद करना है क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न कई बार बनकर उतरते हैं। सीधा प्रश्न आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 10 नंबर का है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? 21% है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 6% है। भारत में कितनी है? 60% है। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं मित्रों, ये सबसे ऑथेंटिक आंकड़ों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पुस्तकों में दिए हुए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही आप लोगों के रीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो रीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो डेफिनेटली इनको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं। बदलते समय के साथ विश्व के सभी क्षेत्रों में भूमि उपयोग में परिवर्तन होता रहा है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि, उद्योग, परिवहन आदि की आवश्यकता बढ़ती है, जिससे इनमें भूमि का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन विश्व के कुल क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए जब भी किसी एक कार्य के लिए भूमि उपयोग बढ़ता है तो किसी दूसरे कार्य में भूमि उपयोग कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। यदि अपन रहन सहन के लिए भूमि का उपयोग बढ़ाएंगे तो हमारे को जंगलों को काटना पड़ेगा, तो जंगलों का उपयोग कम हो रहा है और इसे ही भूमि उपयोग में परिवर्तन कहा जाता है। वनों को काटकर कृषि और चारागाहों का विकास करना, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाना, दलदलों को सुखाकर कृषि करना, समुद्री तटवर्ती उथले क्षेत्रों में भराव करके नहरों का विकास एवं कृषि करना, खनन शुरू करना आदि भूमि उपयोग में परिवर्तन के उदाहरण है मित्रों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट पेज, नौवा पेज छठा पेज आप लोगों के सामने दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, उपरोक्त आरेख दिख रहा हुआ है। यहाँ पर यदि अपन देखें भूमि अवनयन, भूमि अवनयन, तो भूमि अवनयन के कारण यहाँ बताए हुए हैं। तो सीधा आप लोगों के एग्जाम में आता है कि भूमि अवनयन के क्या कारण होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला मृदा अपरदन, मृदा में लवणता में वृद्धि, अत्यधिक खनन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, अति पशुचारण, विकासात्मक कार्य, अधिक सिंचाई, नहरी जल का रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग, यह भूमि अवनयन के उदाहरण है जिससे भूमि अवनयनित होती है। ये कारण है भूमि अवनयन के। तो आप लोगों के एग्जाम में सीधा आ जाता है कि अमुक में से भूमि अवनयन का कौन सा कारण नहीं है, तो इनमें से एक कारण नहीं होता है। कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। क्लियर होगी बात। कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादन में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। और भूमि अवनयन के निम्न 11 कारण आप लोगों की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में दिए हुए हैं। अवनयन कहलाता है। इसे भू निम्नीकरण भी कहा जाता है। भूमि अवनयन प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से होता है, लेकिन मानवीय कारणों से होने वाला भूमि अवनयन वर्तमान में चिंता का विषय है। मानचित्र से स्पष्ट है, मानचित्र बना हुआ छोटा सा, पीछे की साइड भी अगले पेज पे मिलेगा आप लोगों को। मानचित्र से स्पष्ट है कि विश्व का अधिकांश भाग मानव द्वारा भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग व अत्यधिक दोहन के कारण भूमि अवनयन की समस्या से ग्रसित है। ऐसी भूमि का उपयोग लगातार कम हो रहा है। इससे कृषि, वनस्पति व मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात। यदि मानचित्र में भारत की भूमि अवनयन की स्थिति देखिए, पीछे देखते हैं अपन। गंगा के मैदान को छोड़कर शेष भारत गंभीर रूप से भूमि अवनयन की समस्या से जूझ रहा है। क्लियर हो गई बात मित्रों। नेक्स्ट चले अपन, यहाँ पे दिया हुआ है डाइक व पोस्टर, देखें। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा था। देखो कितनी बढ़िया बात आई है। बाद में इन द्वीपों के बीच में कम गहरे समुद्री भाग को मलबा डालकर भर दिया गया। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कि पहले जो महानगर बम्बई था वह 7 द्वीपों पर बसा हुआ था, अर्थात जो बम्बई है पहले एक द्वीप था। अब इन गड्ढों को मलबा डालकर भर दिया गया, जिससे वर्तमान महानगर का विकास हुआ। नीदरलैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग समुद्र तल से लगभग 1 मीटर ऊंचा है, जो ज्वार के समय डूब जाता है। याद रखिएगा, इस समस्या से बचने के लिए समुद्र व स्थल के मध्य कृत्रिम बांध डाइक बनाया गया है। बांध द्वारा ऐसी सुरक्षित भूमि को यहाँ पोल्डर कहा जाता है। ये डाइक बनाए हुए हैं, ये ऊंचे ऊंचे ये डाइक हैं, इसे पोल्डर कहा जाता है। याद रखिएगा, पोल्डर क्या है, बांध द्वारा बनाई गई सुरक्षित भूमि पोल्डर कहलाती है। नेक्स्ट पेज से मित्रों अपन चलते हैं, भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोककर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना है। सभी जीव भूमि पर ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्वयं मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सभी क्रियाकलाप भूमि पर ही संचालित करता है। इसलिए भूमि अपरदन को रोकना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, पशुओं के लिए चारागाह, कृषि संबंधी उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि सभी भूमि की गुणवत्ता पर ही निर्भर करते हैं। भूमि संरक्षण के लिए मृदा अपरदन को कम करना, औद्योगिक अवैधानिक खनन व स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, अति पशुचारण पर रोक, नहरों के रिसाव को कम करना, औद्योगिक अपशिष्ट का उचित निपटान करना, कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग करना, जन जागरूकता फैलाना आदि उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। भूमि संरक्षण सरकारी व व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की गई है। देखो सीधा प्रश्न आता है, काजरी का कार्य मरुस्थल में पेड़ पौधों, चारागाह, पशु, जल व मृदा का संरक्षण कर मरुस्थल की परिस्थिति को बनाए रखना है। क्लियर हो गई बात, पारिस्थितिकी को बनाए रखना है। शब्दावली, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ क्या है, ऊंचा नीचा स्थान उबड़ खाबड़ कहलाता है। चारागाह, पशुओं के चरने का स्थान।
वानिकी, पेड़ पौधों व वनों से संबंधित अवनयन, प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी, उन्नयन, उत्तरोत्तर वृद्धि। ये सीधे प्रश्न आते हैं। अवनयन है, प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी, उन्नयन है, उत्तरोत्तर वृद्धि। लास्ट पेज है मित्रों, छोटा सा चैप्टर था आप लोगों का, ये 4th चैप्टर। इसमें इतना कोई खास समझाने लायक टॉपिक नहीं था, एक दो टॉपिक थे इसके अंदर जो मैंने बता दिए। गांवों में किस प्रकार की भूमि उपयोग सर्वाधिक होता है? अधिवास, परिवहन, कृषि, उद्योग। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? कृषि। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है मित्रों? कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। इसके साथ मैं दीपक कौशिक आप लोगों से विदा लेता हूं मित्रों, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, तथा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वह थोड़ा स्पीड से पढ़ाया है इसमें, क्योंकि चैप्टर छोटा था और एक दो ही इसमें लाइनें थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने बोला है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें प्रत्येक लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनमें से 100% प्रश्न उतरता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में सफल होइए। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।